स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद ही खास विषय पर, और ये है पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग। जी हाँ, ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है आपके पोर्टफोलियो का। हेमंत रुसगी सर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे तो यही बताइए, मैं एकदम स्क्रैच से शुरू करूंगा क्योंकि हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आखिर है क्या ये चीज? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आपका जो बैलेंस है उसको आप दोबारा से चेक कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का बैलेंस आपने पोर्टफोलियो में बनाया था वो कहां तक पहुंचा है, क्या उसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो पहले हम देखेंगे क्विकली कि पोर्टफोलियो बनता कैसे है। देखिए, पोर्टफोलियो बनता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एसेट एलोकेशन। यानी आप कितना पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगाएंगे, इक्विटी में कितना लगाएंगे, डेट में कितना लगाएंगे, गोल्ड में कितना लगाएंगे। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और ये आप डिसाइड करते हैं आपके कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपके पास कितना समय है। तो आप डिसाइड करते हैं डिफरेंट गोल्स को देख के कि मान लीजिए 50-60% हमारा पैसा जो है वो इक्विटी में जाएगा, फिर 40-30% जो है पैसा डेट में जाएगा और 7-10% मान लीजिए गोल्ड में जाएगा। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट की जो डेवलपमेंट होती है डिफरेंट मार्केट्स में, इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, वो जो एलोकेशन है वो शिफ्ट होता है, राइट। और जब वो शिफ्ट होता है तो उसको आपको वापस जिस एलोकेशन से आपने शुरू किया था उसके नजदीक लाने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है। तो ये एक, अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये होती है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक है। अब एक चीज जानना चाहेंगे हम आपसे कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आमतौर पर इसकी आवश्यकता किन मौकों पर पड़ती है? क्या ये किसी तरह के जब हम मार्केट में बदलाव देखते हैं तब आवश्यकता है, या एक टाइम फ्रेम हमें सेट करना पड़ता है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा मैंने कहा कि मार्केट में जब मूवमेंट होती है तो ये एलोकेशन शिफ्ट होती है, तो ऑब्वियसली इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि जब मार्केट में चेंजेस हो उसके रिजल्ट से आपके जो पोर्टफोलियो में बदलाव होते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि इक्विटी में आपका कंफर्ट है 60% पे और वो बढ़ गया वहां से, तो ऐसा नहीं कि 2% बढ़ गया तो आपको रीबैलेंसिंग करना है। कम से एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 10% बढ़े, 70% पे जाए, तब आप रीबैलेंसिंग करने की सोचें। वहां पे भी आपको एक चीज देखनी है कि अगर आप मान लीजिए अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास अभी भी 10-15 साल का समय है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर लेवल पे उसको रीबैलेंस करना पड़े। आप पोर्टफोलियो को, जैसे हम कहते हैं ना, राइट डाउन करने दें, ताकि उसका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेशन का आपको फायदा हो। तो एक तो कारण होता है अगर आपके पोर्टफोलियो में मार्केट की वजह से शिफ्ट हो। दूसरा होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने गोल किया बच्चों के एजुकेशन के लिए, मान लीजिए 10 साल का समय था, अब आपके 8 साल, 8.5 साल पूरे हो चुके हैं, अब आपको पता है कि 1.5 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप नहीं चाहते हैं इतने इंपॉर्टेंट गोल के लिए जो आपने गेन्स बनाया उस पर आप रिस्क लें। वो समय होता है 12 से 18 महीने का, जहां पे आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू करते हैं, ताकि जो गेन्स आपने बनाए हैं उसको आप प्रोटेक्ट करें। इसका मतलब अगर आपका जो एक्सपोजर इक्विटी में है वो धीरे धीरे कम करेंगे। और वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, आप बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा 3-4 साल में चाहिए, तो पूरा पैसा रीबैलेंस नहीं करेंगे, पहले 1-2 साल में जो चाहिए उसको रीबैलेंस करेंगे। तो ये दूसरा मौका होता है जब आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तीसरा, रीबैलेंसिंग विद इन इक्विटी एसेट क्लास भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि इक्विटी के सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। वहां पे भी आपका कंफर्ट लेवल है, वो भी शिफ्ट होता है क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। उसको भी आपको वापस लाना पड़ता है। और अगर हम डेट फंड की भी बात करें, जैसे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना, उसको समझते हैं। जब इंटरेस्ट रेट हाई हो तो आपके पास ऐसे टारगेट मेच्योरिटी फंड जैसे ऑप्शन है जहां पे आप 3-4 साल के लिए पैसा लॉक करके आप हायर यील्ड पे पैसा लॉक कर सकते हो। तो पैसा फिर आप दूसरे फंड से यहां मूव करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तब जो लॉन्गर ड्यूरेशन के फंड है, डायनेमिक फंड है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो विद इन एसेट क्लास भी आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो जो रीबैलेंसिंग है वो विद इन एसेट क्लास भी होगी, उसके दो हमने सिचुएशन बताई बड़ी, और विद इन एसेट क्लास भी आपको समय समय पे पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करनी है। सबसे बड़ा फायदा रीबैलेंसिंग का ये है कि आप एब्रप्टली अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज नहीं करते हो। आप इक्विटी से नहीं निकलते हो, आप डेट से नहीं निकलते हो। इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ कम या ज्यादा कर रहे हो, यानी आप हर एसेट क्लास में बने रहोगे। और जब आप हर एसेट क्लास में बने रहोगे
तो मार्केट में जब मूवमेंट होगी, मान लीजिए एडवर्स से अगर वो फेवरेबल होती है तो उसका फायदा होता है। अगर यही सिचुएशन में आपने पूरा पैसा इक्विटी से निकाल लिया या किसी और एसेट क्लास से निकाल लिया तो आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मिस करेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने रिस्क लेवल के नजदीक रखता है, दूसरा आप किसी भी एसेट क्लास से बाहर नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जैसा मैंने कहा एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारी मॉनिटरिंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने 6 महीने कर रहे हो, उसको अगर साल में एक बार करेंगे तो क्या होगा, आपके रिटर्न भी टैक्स एफिशिएंट होंगे, आपको पता है एग्जैक्टली साल के किस समय पे मुझे देखना है, आपको टेम्पटेशन नहीं होगी कि हर मार्केट मूवमेंट पे आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए, बट जैसा मैंने कहा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, आपकी मॉनिटरिंग प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हेमंत सर, आपने तमाम बातों को इस पूरे सवाल में कवर किया, लेकिन अगर हम एक ख़ास पहलू को समझना चाहें, उस फॉर्मूले को समझना चाहें जिसके ज़रिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है, हालांकि आपने डेट के बारे में बताया, इक्विटी की बात करें, डेट की भी बात कर लें, तो क्या क्या वो फॉर्मूला है जिसके तहत हम स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में अपना ये जो एलोकेशन है या अपना जो निवेश है उसे घटा बढ़ा सकते हैं? इसमें यहाँ पे कुछ थंब रूल हो सकते हैं, बट मेरा हमेशा ये मानना है कि थंब रूल आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते, आपकी रिस्क प्रोफाइल को नहीं देखते। तो मान लीजिए हम एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर आप एक आम निवेशक हैं, लॉन्गर टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपका कंफर्ट होना चाहिए, 60% इक्विटी रखा आपने, 30% डेट में रखा और कुछ पैसा जो है बाकी आपने गोल्ड में रखा। मान लीजिए इस तरह से आपने पोर्टफोलियो बनाया, तो कहीं ना कहीं वो आपके कंफर्ट लेवल को डिफाइन करता है। उसमें अगर शिफ्ट होता है बहुत ज्यादा तब आप करते हैं। विद इन इक्विटी की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा डिफरेंट सेगमेंट में जो एक्सपोजर है, वहां पे भी अमूमन जो है आपका पोर्टफोलियो, अगर आप बहुत एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बायस होना चाहिए लार्ज कैप के लिए। तो मान लीजिए 50-55% आपने लार्ज कैप में रखा और फिर 30-35% आपने मिड कैप में रखा और बाकी आपने स्मॉल कैप में रखा। उसमें अगर सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है तब फिर आपको बदलाव करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने कहा ये एक थंब रूल हो सकता है, थंब रूल हर इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपना रिस्क प्रोफाइल, अपनी आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपका जो कंफर्ट है इक्विटी से, उन चीजों को भी देखना। और जैसे मैंने कहा कि कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पे आपको रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है तब भी, क्योंकि अगर आपके रिटायरमेंट के लिए आज से अभी भी 10-15 साल बाकी हैं तो उस गोल का जो पोर्टफोलियो है उसको आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा मैंने कहा, जिसको ब्रॉडली आप ध्यान रख के अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। और तमाम बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर हेमंत सर ने आपके सामने रखी, और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्यों आवश्यक है, इसके फायदे क्या हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सब आपके सामने बहुत स्पष्ट और आसान भाषा में रख दिया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा से बहुत सी तस्वीर आपके मन में जो भी आपकी शंकाएं होंगी उसका समाधान हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हेमंत सर हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। फिलहाल बनो अपना फिनांस मिनिस्टर में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।